दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मैंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम हमेशा हमेशा के लिए ही छोड़ दिया है। दरअसल मेरे खानदान में मेरे दादा से लेकर मेरे पिताजी तक भी ऑटो चलाने का काम ही किया करते थे। इसीलिए उन लोगों को देखकर ही मैंने भी ऑटो रिक्शा के काम को ही अपनी जिंदगी में कमाई का एक जरिया बना लिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी काम में मुझे आगे चलकर एक दिन एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा, जिस घटना के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा भूचाल आएगा कि मुझे इस ऑटो रिक्शा के काम को हमेशा हमेशा के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। दरअसल वो बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई की सड़कों पर ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था तो हम सभी ऑटो ड्राइवर में एक जगह की चर्चा हमेशा होती रहती थी। सभी लोग कहते थे कि उस एरिया में कभी भी शाम ढलने के बाद ना ही तो किसी सवारी को लेने के लिए जाना चाहिए और ना ही किसी सवारी को छोड़ने के लिए जाना चाहिए, यानी कि भूल कर भी अंधेरा होने के बाद उस एरिया से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का कहना था कि उस एरिया में एक आत्मा भटकती है जो कि किसी भी इंसान को अकेला देखकर उसको अपना शिकार बना लेती है। इसी वजह से हम सभी ऑटो ड्राइवरों में उस आत्मा की काफी ज्यादा दहशत थी। हालांकि आज तक ना ही तो उसको किसी ने देखा था और ना ही कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो उस चीज पर यकीन कर पाए कि लोग जो बात कह रहे हैं वो सही ही है। मैं भी जब सभी लोगों के मुंह से यह बात सुनता था तो मुझे लगता था कि शायद कुछ लोग बाकी के ऑटो ड्राइवरों को डराने के लिए ही ऐसी कहानी सुना रहे हैं, ताकि उस एरिया की जितनी भी सवारी है उनको वो अकेले ही अपने ऑटो में बिठा सके और बाकी के ऑटो ड्राइवर डर के मारे उस तरफ सवारी लेने के लिए जाएंगे ही नहीं, तो उनको आराम से अकेले को ही सवारी मिल जाएंगी। यही चीज सोचकर मैं मेरे मन में इस बात को बैठा लेता हूँ कि जो भी बात ये लोग कह रहे हैं वो पूरी की पूरी झूठी है और इन लोगों ने अपने फायदे के लिए ही यह अफवाह फैलाई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बात को मैं झूठी अफवाह समझकर मेरे जीवन की कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं और मुझे इस भूल की आने वाले समय में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो मैं उन सभी बातों को एक अफवाह ही मान रहा था। फिर ऐसे करते करते ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब मैं मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपना ऑटो लेकर खड़ा हुआ था तो अचानक से थोड़ी आंधी और तूफान सा आने लगता है और कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। उस आंधी और तूफान को आता हुआ देखकर मैं अपने ऑटो से उतरकर रेलवे स्टेशन के अंदर चला जाता हूं और वहीं पर खड़ा खड़ा अब बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त तक बारिश आना भी शुरू हो गई थी। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा बारिश के रुकने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी शाम वाली जो लोकल ट्रेन थी वो भी वहां से गुजरती है और उस ट्रेन में से बहुत सी सवारियां उतरती हैं। मैं अक्सर इस शाम वाली लोकल ट्रेन के इंतजार में अपने ऑटो को रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता था, क्योंकि वहां से मुझे काफी ज्यादा सवारियां मिल जाती थीं, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी आमदनी बन जाती थी। लेकिन आज पता नहीं कोई भी सवारी उस ट्रेन से उतरने के बाद किसी भी ऑटो वाले का इंतजार नहीं कर रही थी और उस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर मेरे अलावा कुछ इक्के दुक्के ही ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे और वो भी मेरी तरह ही बारिश से बचने के चक्कर में कहीं ना कहीं इधर उधर ही खड़े हुए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बारिश में ऑटो रिक्शा नहीं चल सकता, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त बारिश काफी तेज आ रही थी और बारिश के साथ साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिसकी वजह से बारिश की बूंदों की बौछार ऑटो रिक्शा में अंदर तक जा रही थी। इसी वजह से उतनी तेज बारिश में ऑटो रिक्शा चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी, जिसके कारण हम सभी लोग अपने अपने ऑटो रिक्शा को रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ खड़ा करके वहीं पर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। फिर जब कुछ देर बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई तो जो मेरे अलावा 2-4 ऑटो रिक्शा वहां पर खड़े थे वो अपने अपने रिक्शा में सवारियां बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। अब मैं भी अपने रिक्शा के पास जाकर खड़ा हो जाता हूं और इस चीज का इंतजार करने लगता हूं
कि कोई सवारी आकर मुझे भी कहीं पर चलने के लिए कहे तो मैं उसे वहां पर छोड़ दूं। अभी मैं अपने ऑटो रिक्शा के पास खड़ा ही था कि तभी मुझे अचानक से पीछे से मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। जैसे ही मुझे वो एहसास होता है तो मैं अचानक से डर के मारे उछलकर पीछे की तरफ देखता हूं, और जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने की नीले आसमानी से रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसने अपने हाथ में एक बैग ले रखा था जो कि एक पहियों वाला बैग था। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि नीचे की तरफ पहिए आते हैं और उसको हम लोग हाथ से पकड़कर पहियों के बल घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। उस वक्त उस औरत के पास बिल्कुल वैसा ही बैग था। अब मेरे पीछे पलटते ही वो औरत मुझसे कहती हैं कि अरे भाई साहब, यही खड़े खड़े मुंह फाड़ते रहोगे या फिर कुछ काम वाम करने की भी इच्छा है? तो मैं उससे कहता हूं कि बताइए आपको कहां जाना है? तो वो मुझसे कहती हैं कि पहले तुम ऑटो स्टार्ट तो करो, उसके बाद जहां जाना होगा वो भी बता दूंगी, या फिर सारी बातें यहीं पर खड़े खड़े करोगे? दिख नहीं रहा कि ऊपर से बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और मैं भीग रही हूं। ये बातें तो ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद भी पूछ सकते हो कि मुझे कहां जाना है। जब उस औरत ने मुझे ऐसा कहा तो फिर मैं उस औरत से माफी मांगते हुए कहता हूं कि ठीक है मैम साहब, आप अंदर बैठिए, मैं अभी रिक्शा स्टार्ट करता हूं। उस औरत से ये बात कहकर मैं अपने ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं। अब मैं तो रिक्शा में बैठ गया था, लेकिन मेरे रिक्शा में बैठने के बावजूद भी जब वह औरत रिक्शा में नहीं बैठी तो मैं पलटकर पीछे की तरफ देखता हूं। जब मैं पलटकर पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस औरत के हाथ में जो बैग था, अब वो उस बैग को मेरे रिक्शा में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस बैग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें काफी ज्यादा वजन हो, क्योंकि उस बैग को उठाकर रिक्शा में रखते वक्त वो औरत काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी वो उस बैग को उठाकर रिक्शा में नहीं रख पा रही थी। जब काफी देर तक वो उस बैग को खुद से रिक्शा में नहीं रख पाती है तो मैं उससे कहता हूं कि अरे मैम साहब, आप कहो तो मैं कुछ मदद करूं। तो वो मुझसे कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, इस बैग को रिक्शा में रखवा दो। फिर मैं अपनी रिक्शा से उतरकर उस बैग की तरफ उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उस बैग को उठाने के लिए नीचे की तरफ झुककर उस बैग की तरफ हाथ बढ़ाता हूं तो मेरी नजरें अचानक से उस औरत के पैरों की तरफ जाती हैं, और जैसे ही मेरी नजर उस औरत के पैरों की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि वो औरत ऊपर से तो दिखने में काफी ज्यादा जवान नजर आ रही थी। यानी कि ऊपर की तरफ से तो उसका एक जवान औरत की तरह काफी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा और चमकता हुआ सुंदर सा बदन नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे की तरफ उसके पैरों पर गई, जो कि उस वक्त उस साड़ी में मुझे कुछ थोड़े बहुत हल्के हल्के से ही नजर आ रहे थे, पर उन हल्के हल्के से पैरों को देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि वह औरत ऊपर की तरफ से जितनी ज्यादा सुंदर और जवान नजर आ रही थी, नीचे की तरफ से उसके पैर उतने ही ज्यादा मुरझाए हुए और किसी बूढ़ी औरत की तरह सड़े गले से नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उसके पैरों की जो उंगलियां थीं वो काफी ज्यादा गली हुई थीं, और उंगलियों के ऊपर जो नाखून थे वो भी पूरी तरीके से किसी बूढ़े आदमी के नाखूनों की तरह पीले पड़ चुके थे। साथ ही काफी ज्यादा उखड़े उखड़े भी नजर आ रहे थे। अब ये चीज देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार तो मैंने पलटकर उस औरत से ये बात पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अभी इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा हूं और यहां पर काफी ज्यादा लोग भी हैं। अगर मैंने इस औरत से ऐसी बात पूछी तो हो सकता है कि ये अपने आप को छेड़ने की बात कहकर लोगों को यहां पर इकट्ठा कर ले और फिर लोग मेरी पिटाई कर दें। तो मैंने उस वक्त चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब मैं उस बैग को उठाकर अपने ऑटो रिक्शा में रखने की कोशिश करने लगता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने उस वक्त उस चीज को नजरअंदाज करके और चुप रहकर आने वाले खतरे को न्योता दे दिया था। इसके साथ ही जब मैं उस बैग को ऑटो रिक्शा में रख रहा था तो उस बैग को उठाते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे इस बैग में कोई बहुत ही भारी चीज रखी हुई हो, क्योंकि उस वक्त मैं भी अकेला उस बैग को नहीं उठा पा रहा था। तभी वह औरत भी थोड़ा सा उस बैग को हाथ लगाती है
और फिर हम दोनों एक साथ उस बैग को ऑटो रिक्शा में किसी तरह से रख पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो औरत उस बैग को उठाने के लिए और मेरी थोड़ी मदद करने के लिए मेरे करीब आती है, मतलब जब हम लोग उस बैग को मेरे ऑटो रिक्शा में रख रहे थे, तो मुझे उसकी सांस महसूस होती है। यानी कि जब हम किसी इंसान के थोड़ा करीब होते हैं तो अचानक से उसके मुंह की बाप या फिर उसकी सांस हम लोगों को महसूस हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसके मुंह की भाप हम लोगों के अंदर चली जाती है। उस वक्त भी मेरे साथ कुछ वैसा ही होता है, पर जैसे ही मेरे साथ ये होता है तो मुझे एक बहुत ही भयंकर दुर्गंध महसूस होती है। यानी कि उस वक्त उस औरत की सांस में मुझे एक बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। जैसे ही मुझे वो बदबू आती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं पलट कर थूक देता हूँ। थूकने के बाद मैं सोचता हूँ कि इतनी जवान औरत के मुंह में आखिर इतनी भयंकर बदबू कैसे आ रही है। उस वक्त वो बदबू इतनी ज्यादा खराब थी कि जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा सड़ रहा हो। एक पल के लिए तो उस वक्त मुझे लगा था कि जैसे मेरे यहीं पर उल्टी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर थूका तो मैंने देखा कि मेरे थूकते ही उस औरत के चेहरे के हाव भाव कुछ बदल गए थे। उस वक्त उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। लेकिन उस वक्त तो उस औरत ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और फिर उस बैग को अपने ऑटो रिक्शा में रखने के बाद मैं फिर से अपनी ड्राइविंग सीट पर आगे की तरफ जाकर बैठ जाता हूं और मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट करते ही वह औरत भी रिक्शा में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही मैं अपने ऑटो रिक्शा को वहां से स्टार्ट करके चल पड़ता हूं। पर कुछ दूर आगे आते ही मैं उससे पूछता हूं कि आपको कहां जाना है, तो वो मुझसे कहती हैं कि अभी जिस तरफ तुम चल रहे हो उसी तरफ चलते रहो, मुझे जहां जाना होगा मैं तुमको बता दूंगी। जब उस औरत ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने सोचा कि बड़ी ही अजीब औरत है, इसको जहां भी जाना है ये मुझे बता क्यों नहीं रही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अपने को इससे क्या लेना है, अपना तो ऑटो रिक्शा का मीटर चालू है, जितनी दूरी पर ये अपने रिक्शा को चलाएगी उसके हिसाब से अपन इससे पैसे ले लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैंने मेरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी मैं उस औरत को अपनी रिक्शा में बैठाकर उस हल्की हल्की बारिश और तेज हवाओं के बीच मुंबई की उन सड़कों पर चलता जा रहा था कि तभी अचानक से उस सड़क पर एक मोड़ आता है और मैं उस मोड़ से सीधा निकल ही रहा था कि तभी वो औरत मुझसे कहती हैं कि अरे उधर कहां जा रहे हो, इस तरफ, इस मोड़ की तरफ चलो। जैसे ही उस औरत ने मुझे यह बात कही तो मैं अचानक से अपने ऑटो रिक्शा को रोककर उसकी तरफ पलटकर देखता हूं और उससे कहता हूं कि मैम साहब, आप ये क्या बात कह रही हो? आपको इस एरिया के बारे में पता नहीं है क्या कि इस एरिया में दिन ढलने के बाद जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने के जैसा है। मेरी यह बात सुनते ही वो अजीब तरीके से हंसने लगती हैं और हंसते हंसते ही मुझसे कहती हैं कि ये बात तुमसे किसने कही कि इस एरिया में जाते ही तुम अपनी मौत को दावत दे दोगे? तो मैं उससे कहता हूं कि मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि इस एरिया में दिन ढलने के बाद एक आत्मा भटकती है जो कि किसी भी अकेले इंसान को देखकर उसे अपना शिकार बना लेती है। जैसे ही मैंने उस औरत से यह बात कही तो वह औरत मुझे एक अजीब सी और भारी सी आवाज में एक बात कहती है और जब उसने मुझे वो बात कही तो वो बात कहते वक्त उसकी आवाज पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसने वो बात मुझे किसी मर्द की आवाज में अजीब तरीके से गुर्राते हुए बोली। दरअसल उसने मुझे उस आवाज में कहा कि आत्मा का क्या है, वो तो कहीं पर भी भटक सकती हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ इस एरिया में ही भटके। अब मान लो कि अगर मैं ही वो आत्मा होती तो मैं तो इतनी दूर से तुम्हारे साथ बैठकर आ गई हूं, तो अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तो तुम्हें कब का मार सकती थी। मुझसे ये बात कहकर वो उसी भारी सी और अजीब सी आवाज में कुछ अलग ही तरीके से हंसने लगती है और अपनी गर्दन को एक तरफ से अजीब तरीके से घुमाकर मेरी तरफ तिरछी तिरछी नजरों से देखने लगती है। उसको इस तरीके से बोलता हुआ देखकर मेरा तो गला ही सूख जाता है और मैं बार बार अपने ही मुंह का थूक निगलने लगता हूं और उस वक्त मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है। अब मेरे ललाट पर पसीना आते हुए देखकर वो फिर से नॉर्मल आवाज में हंसते हुए मुझसे कहती हैं कि अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तो तुमको थोड़ा सा डरा रही थी, चलो चलो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब उसने मुझे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि क्या मैम साहब, आपने तो डरा ही दिया था, पर मैम साहब जाते वक्त तो आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन आते वक्त मेरे साथ कुछ हो गया तो वह औरत मुझसे कहती है कि अरे तुम जाने से पहले ही आने की सोच रहे हो, अगर तुम इस तरफ से वापस लौट ही ना पाए तो। जब उस औरत ने मुझसे ऐसी बात कही तो मैं फिर से उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगता हूं और मेरे ऐसे देखते ही वो मुझसे कहती हैं, अरे मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी थोड़ी है कि तुम इस एरिया में जाने के बाद इधर से ही वापस लौटो, किसी दूसरे रास्ते से भी निकल जाना। फिर मैं भी उस वक्त सोचता हूं कि शायद मेरे साथ वाले जो ऑटो ड्राइवर हैं उन्होंने एक अफवाह ही फैलाई है। हो सकता है कि यहां पर ऐसा कुछ भी ना हो और मैं फालतू में ही इतना डर रहा हूं। अब यही बात सोचते हुए जिस तरफ, जिस मोड़ पर और जिस रास्ते पर वो औरत मुझे जाने के लिए कह रही थी, अब मैं अपने ऑटो रिक्शा को उस तरफ घुमा कर चल पड़ता हूं। पर जैसे ही मैं उस सड़क पर चल पड़ता हूं तो मुझे अपने ऑटो रिक्शा में लगे हुए मिरर में दिखाई देता है कि पीछे सीट पर बैठी बैठी वह औरत अब अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी उस मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो। अभी मैं उस सड़क पर आगे की तरफ चलता जा रहा था, पर जब मैं उस सड़क पर चल रहा था तो ऑटो चलाते चलाते ही मैं उस सड़क के अगल बगल की तरफ भी नजरें घुमा रहा था। और जब मैं अगल बगल में नजरों को घुमा रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि उस सड़क के दोनों तरफ ही काफी ज्यादा दूरी पर छोड़ छोड़ कर कुछ मकान बने हुए हैं, पर वह मकान दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनमें कोई भी ना रहता हो और वो मकान बिल्कुल बंद ही पड़े हों। कुछ मकान तो ऐसे थे जो कि बनना स्टार्ट ही हुए थे, लेकिन शायद किसी कारणवश उनका काम रुक गया था और वो अब एक खंडहर के रूप में बदल चुके थे। दिखने में भी वह सड़क काफी ज्यादा सुनसान लग रही थी। उस वक्त मैं ऑटो चलाते हुए अपने मन ही मन में यही सोच रहा था कि आखिर इतनी सुनसान सड़क पर आगे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इस औरत को इतनी रात को जाना है। तभी पता नहीं मेरे क्या खुजली होती है और मैं पीछे बैठी उस औरत से यह बात पूछ ही लेता हूं कि मैम साहब, आपको इतनी सुनसान सड़क पर आखिर कहां जाना है? यह सड़क तो दिखने में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। पर जैसे ही मैंने उस औरत से ये बात कही तो वो अचानक से गुस्से में होकर मुझसे कहती हैं कि तुम्हारा काम ऑटो चलाने का है और तुम चुपचाप ऑटो चलाओ। जितनी दूरी तक तुम ऑटो चलाओ उसके हिसाब से तुम्हारे पैसे ले लेना। अब ज्यादा बकबक करके मेरा दिमाग खराब मत करो, और वो तो तुम्हें थोड़ी देर में अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं कौन सी जगह पर जा रही हूँ। ये सब मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक ऑटो ड्राइवर था और दिन में पता नहीं ऐसी कितनी ही सवारियों से पाला पड़ता था जो कि काफी बदतमीजी से हम ऑटो ड्राइवर के साथ बात किया करते थे। इसी वजह से मैं उस बात को नजरअंदाज करके अब चुपचाप ऑटो चलाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं ऑटो चला रहा था तो मैं बार बार पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ था उसकी तरफ देख रहा था, और जब मैं उस मिरर में देख रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि वह औरत उस बैग को काफी ज्यादा ध्यान से पकड़े हुए है और वो बार बार उस बैग को अजीब तरीके से देख रही हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बैग में उस औरत का कोई बहुत ही ज्यादा कीमती सामान हो। वो बार बार उस बैग पर अपना हाथ फेर रही थी। अभी हम लोग कुछ ही दूर चले ही थे कि तभी एक सुनसान से घुमाव पर वह औरत मुझे अचानक से ऑटो रिक्शा रोकने के लिए कहती है। उस वक्त उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था, साथ ही बारिश की बूंदें भी पड़ रही थीं और हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी। जैसे ही उसने मुझे ऑटो रिक्शा रोकने के लिए कहा तो मैं एक पल के लिए उस जगह पर रिक्शा रोक तो देता हूँ, पर इससे पहले कि मैं उस औरत से ये पूछ पाता कि उसने इस सुनसान जगह पर रिक्शा क्यों रुकवाई है, वो अचानक से ही रिक्शा से उतर जाती है। लेकिन उसका बैग अभी भी मेरे रिक्शा में ही रखा हुआ था। उसको इस तरह से अचानक से रिक्शा से उतरता हुआ देखकर मैं उससे पूछता हूँ कि अरे क्या हुआ मैम साहब, आपने अचानक से रिक्शा क्यों रुकवा दिया और अब आप नीचे क्यों उतर गए? तो वो मुझसे कहती हैं कि मुझे थोड़ी टॉयलेट लगी है, तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ कि आप इस सुनसान सड़क पर कहाँ जाओगे, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? मैं आपको थोड़ा जल्दी पहुंचा दूंगा, आप घर जाने के बाद ही चले जाना। तो वो मुझसे कहती हैं कि अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं काफी देर से तुम्हें कहने वाली थी, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझसे वो बात कहकर
वह औरत ऑटो के पीछे की तरफ अंधेरे में पता नहीं कहां चली जाती है। उस वक्त मैं अपने ऑटो रिक्शा में बैठा बैठा है उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक से ही वहीं पर खड़े खड़े मेरा ऑटो बंद हो जाता है। अब ऑटो के बंद होते ही उसकी हेडलाइट भी बंद हो जाती है और हेडलाइट बंद होने की वजह से वहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। मेरे ऑटो रिक्शा को इस तरह से अचानक से बंद होता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि कमाल है, आज यह रिक्शा अपने आप ही बंद कैसे हो गई। और यही सोचकर अभी मैं मेरे रिक्शा को फिर से स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी मुझे अपने रिक्शा में मेरे पैरों के तले कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है। वो जो कुछ भी था वो बार बार जो मैंने चप्पल पहन रखी थी उनके नीचे लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि मेरी चप्पल किसी चीज से चिपक रही है। अब यह चीज महसूस होते ही मैं नीचे की तरफ अपने पैरों को देखता हूं, लेकिन उस वक्त अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च चालू करता हूं और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अपने पैरों के नीचे क्या है ये देखने लगता हूं। पर जैसे ही मैं मोबाइल की टॉर्च चालू करके नीचे की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे पैरों के तले मेरे रिक्शा में मेरी सीट के पीछे की तरफ से कुछ लाल लाल सा बहता हुआ आ रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई खून हो। उस चीज को देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो खून उसी बैग से बहकर बाहर आ रहा है जो कि उस औरत का था और जो उस वक्त मेरे रिक्शा में रखा हुआ था। अब ये चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और मैं सोचने लगता हूं कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस बैग में से ये कुछ लाल लाल खून के जैसा निकल रहा है। अभी उस औरत को गए हुए कुछ ही देर हुई थी, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि जब तक वह औरत वापस आती है तब तक मैं इस बैग की चैन खोलकर देख लेता हूं कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये खून के जैसा कुछ इस बैग से निकलकर बाहर आ रहा है। अब यही सोचकर मैं अपनी आगे वाली सीट पर बैठा बैठा ही पीछे की तरफ पलटकर अपने मोबाइल की रोशनी में उस बैग की चेन को खोलता हूं और चैन को खोलकर उस बैग के अंदर अपने मोबाइल की रोशनी से देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस बैग में क्या है। पर जैसे ही मैं उस बैग की चैन को खोलता हूं और अपनी मोबाइल की रोशनी उस बैग में अंदर की तरफ डालता हूं तो उस बैग में मुझे अंदर की तरफ कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उस चीज को देखते ही अचानक से घबराकर मेरे हाथ से वो मोबाइल छूट जाता है और वो मोबाइल भी उस बैग में अंदर की तरफ पड़ जाता है। अब अंदर की तरफ मोबाइल पड़ते ही उस बैग में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी हो जाती है और अब मुझे उस बैग में जो भी कुछ था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस चीज को देखते ही मेरे पूरे बदन पर पसीना आ गया था और मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि अब मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था और मेरे पूरे शरीर में अजीब सी कपकपी लग गई थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो पता चल चुका था कि इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं और मेरे साथ मेरे रिक्शा में ये जो औरत बैठी हुई थी शायद ये कोई मामूली औरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उस बैग में जो था वो उस औरत का था और अगर वो उस औरत का था तो फिर वह औरत मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। अब मैं अपने एक हाथ से अपने चेहरे के पसीने को पोंछने की कोशिश करने लगता हूं और मैं पलटकर इधर उधर देख रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुझे उस बैग में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के भी कलेजे में एक धक्का सा लगेगा। दरअसल जैसे ही मेरे मोबाइल की रोशनी में मैंने एक पल के लिए उस बैग के अंदर झांक कर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उस बैग में किसी इंसान की कटी हुई लाश रखी हुई है और वो खून उसी लाश का बह बह कर बाहर की तरफ आ रहा है। पर अचानक से उस लाश को देखते ही मेरे हाथ से डर के मारे वो मोबाइल छूटकर उसी बैग में गिर जाता है और बैग में गिरते ही वो लाश मुझे काफी अच्छी तरीके से नजर आने लगती है। वो लाश किसी 15 से 16 साल के लड़के की थी, लेकिन उस लड़के की गर्दन पूरी तरीके से टूटी हुई थी, यानी कि जिस किसी ने भी उसको मारकर उस बैग में डाला था उसने उसकी गर्दन को पूरी तरीके से मरोड़ कर तोड़ दिया था और उसको मार दिया था, जिसकी वजह से उस बैग में पड़े पड़े ही उसके मुंह से
और उसके कानों से खून निकल रहा था और वहीं खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा था। अब ये चीज देखते ही मैं आगे की तरफ पलटता हूँ और फटाफट अपने ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार हैंडल मारने के बावजूद भी मेरा ऑटो रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने लगभग 10 से 15 बार कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश उस वक्त नाकाम हो रही थी। अब उस हर एक नाकाम होती कोशिश के साथ मैं और भी ज्यादा घबराता जा रहा था। उस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा चुका था कि डर के मारे मैं रोने लगा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर यहां से कैसे निकालूं, क्योंकि मैं उस सड़क पर इतना ज्यादा अंदर आ चुका था कि अगर मैं पैदल निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता तो मुझे उस मेन सड़क पर पहुंचने में ही काफी ज्यादा समय लग सकता था और पता नहीं तब तक बीच रास्ते में ही मेरे साथ कुछ हो जाए। इसी वजह से मैं बार बार अपने ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं बार बार मेरे शरीर की पूरी ऊर्जा लगाकर अपने ऑटो को हैंडल मार ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज वही आवाज थी जिस आवाज में कुछ देर पहले उस औरत ने मुझे डराने की कोशिश की थी और फिर उसने मुझे कहा था कि मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल उस वक्त अचानक से मेरे पीछे से आवाज आती है कि कहां भागने की कोशिश कर रहा है। यहां आया हुआ कोई भी इंसान मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकता। और यह बात कहते ही पीछे की तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अब उस आवाज को सुनते ही मेरी पूरी तरीके से फटकर हाथ में आ चुकी थी और मैं डरते डरते धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटकर देखता हूँ। जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूँ तो मेरे ऑटो के पास में वही औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले मेरे ऑटो में बैठी थी और जो मुझे ये बोलकर गई थी कि वो टॉयलेट करने के लिए जा रही हैं और कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। अब वो वापस तो आ चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज के साथ साथ ही अब उसका पूरा का पूरा हुलिया भी बदल चुका था। यानी कि अब वो बोल भी किसी भारी भारी आवाज में रही थी और उसके साथ साथ ही उसका रूप भी पूरी तरीके से बदल चुका था। जिस तरीके के पैर मुझे उस वक्त रेलवे स्टेशन पर उस औरत के दिखाई दिए थे, अब उसका ऊपर का रूप भी बिल्कुल उसके नीचे के पैरों की तरह का ही हो चुका था। यानी कि अब उसका चेहरा मुझे काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि ये तो कोई चुड़ावल या फिर डायन है। अब मुझे भी यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि शायद लोग जो बातें कहते थे वो सही ही कहते थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद ये वही आत्मा है जिसके बारे में मेरे साथ वाले ऑटो ड्राइवर मुझसे कह रहे थे कि उस रास्ते पर कोई आत्मा भटकती है। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन लोगों का तो ये कहना था कि वो सिर्फ इसी एरिया में भटकती हैं, लेकिन यह औरत तो मुझे उस रेलवे स्टेशन पर मिली थी। तो फिर यह कैसे हो सकता है? अभी मैं कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही सामने की तरफ से वह औरत कुछ बोलती है, पर इस वक्त मुझे उसको औरत कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब तक मेरे सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है। तो मैं उसे अभी यहां पर एक चुड़ावल कहकर ही संबोधित करने वाला हूं। अब मैं कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही वो चुड़ावल मुझे कुछ ऐसी बात बोलती हैं जिसको सुनकर मैं अचानक से और भी ज्यादा चौंक जाता हूं। दरअसल वो मुझसे कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ? तू यही सोच रहा है ना कि मैंने तो आज तक जितनी भी यहाँ पर भटकने वाली आत्मा के बारे में कहानी सुनी थी, उनमें यही सुना था कि वो आत्मा यहीं इसी एरिया में भटकती हैं। तो फिर आज मैं तुझे रेलवे स्टेशन पर कैसे मिल गई? तो मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे रेलवे स्टेशन पर इसलिए मिली थी क्योंकि इस एरिया में मुझे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से अब मैं इस एरिया से बाहर की तरफ निकलकर अपने शिकार को ढूंढकर उसका शिकार करके उसे यहाँ पर लाती हूँ। और अभी जिस लड़के को तू उस बैग में मरा हुआ देख रहा है, उसको थोड़ी ही देर पहले मैंने रेलवे स्टेशन के बगल में रेल की पटरियों पर ही अपना शिकार बनाया है। मेरा तो आज का खाने का इंतजाम हो गया था, लेकिन तू पता नहीं खुद से ही चलकर मेरे रास्ते में आ गया। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज के साथ साथ कल का भी खाने का इंतजाम कर ही लेती हूँ, फिर मैं कल अच्छे से आराम कर लूंगी। अब उस चुड़ावल के मुंह से यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ और मुझे समझ में आ गया था कि शायद अभी इस लड़के की तरह ही मेरी भी हालत होने वाली है। अब उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा शरीर वहीं पर पूरा का पूरा अकड़ गया था और मैं चाहकर भी नहीं हिल पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे उस चुड़ावल का चेहरा इतना ज्यादा डरावना लग रहा था
कि उसके चेहरे को देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी थी। उस वक्त उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे पर कई ज्यादा घाव बन चुके थे, जो कि उसके चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। इसके साथ ही उसके मुंह के दांत उसके होठों के काफी ज्यादा बाहर निकल कर आ रहे थे और उसके दांत दिखने में इतने ज्यादा नुकीले दिख रहे थे कि वो उसके खुद के ही होठों को फाड़कर उसके होठों के अंदर घुस रहे थे। चेहरे के साथ साथ ही उसके शरीर का भी रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। जिस तरीके से मुझे उस वक्त उसके पैर दिखाई दिए थे, उसी तरीके के अब उसके हाथ और बाकी का शरीर का हिस्सा हो चुका था और उसके हाथों की उंगलियां अब किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रही थीं, जिन पर की लंबे लंबे नाखून थे। उस वक्त उसकी उंगलियों के जितने लंबे ही उसके हाथों पर नाखून थे और वो उन्हीं नाखूनों से बार बार अपने सिर के बालों को खुजला रही थी। अभी मैं वहां पर कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो अचानक से मेरे पास आकर मेरी कॉलर को पकड़ती है और मुझे खींचकर उस ऑटो रिक्शा से बाहर निकालती है। उसके बाद वो अपने हाथ के लंबे लंबे नाखूनों से मेरे एक कान को पकड़कर उस कान के निचले वाले छोटे से हिस्से को इतनी बुरी तरीके से काटती है कि मेरा वो कान का हिस्सा मेरे कान से अलग हो जाता है। और जैसे ही वो मेरे कान को काटती है तो मुझे इतना भयंकर दर्द होता है कि मैं बुरी तरीके से वहां पर चिल्लाने लगता हूं। पर मेरे इस तरीके से चिल्लाने का उस चुड़ावल के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और अब वो अपनी लंबी सी जीभ को बाहर निकालकर मेरे कान से टपकते हुए खून को चाटने लगती है। और उस वक्त जो मेरे कान से कटकर मेरे कान का जो हिस्सा अलग हुआ था, उसको वो उस सड़क पर से उठाकर अपने मुंह में किसी चिंगम की तरह चबाने लगती है। अब मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगता हूं। मुझे इस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है। उसको इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मुझे इस तरीके से गिड़गड़ाते हुए देखकर काफी ज्यादा सुकून मिल रहा हो। अब वो मेरे काफी ज्यादा करीब आकर लगातार मेरे कानों से टपकते हुए खून को चाट रही थी। उस वक्त मुझे मेरे कान में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा था और मेरे सिर का एक तरफ का हिस्सा, जिस तरफ के कान को उस चुड़ावल ने काटा था, उस तरफ के सिर का हिस्सा पूरी तरीके से बहुत ही भयंकर दर्द करने लगा था और मुझे अब अजीब तरीके से उस तरफ के हिस्से में छटके चलने लगे थे। वो दर्द मेरे लिए उस वक्त कितना ज्यादा असहनीय था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस चीज को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूं कि वो चीज मेरे लिए उस वक्त कितनी ज्यादा दर्दनाक थी। पर इससे पहले कि वो चुड़ावल मेरे साथ और कुछ करती, मैं अपने मन ही मन में अपने बीवी बच्चों को याद करने लगता हूं और सोचता हूं कि आज मैं यहां पर मारा जाऊंगा तो फिर पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। आखिर वो लोग अपने जीवन का गुजारा किस तरह से करेंगे। अब उस वक्त मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही मान लिया था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मेरा ऑटो रिक्शा अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और उसकी हेडलाइट की रोशनी भी जल जाती है। इसके साथ ही मेरे ऑटो रिक्शा में जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था वो भी बजने लगता है और उस म्यूजिक सिस्टम में अब भगवान के और सावरिया सेठ के भजन बजने लगे थे। उन भजनों को सुनते ही वह चुड़ावल अजीब तरीके से वहां पर विलाप करने लगती है और उसने अब मेरी पकड़ी हुई कॉलर को भी छोड़ दिया था। वो जोर जोर से अपने दोनों हाथों से अपने कानों को दबाने लगी थी। यह चीज देखते ही मैं सोचता हूं कि यह शायद भगवान का ही कुछ चमत्कार है और मेरे पास अपने आप को बचाने का यही मौका है। लेकिन आगे चलकर आपको इस कहानी में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी काफी ज्यादा भावुक हो जाओगे, क्योंकि उस वक्त वो कोई भगवान का चमत्कार नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ था जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी एक ऐसी चीज पर यकीन होगा जिसके बारे में शायद आपको आज तक पता भी नहीं होगा। अब उस चीज को देखते ही मैं मौका पाकर अपने एक हाथ से उस कटे हुए कान को पकड़कर अपने रिक्शा में बैठता हूं और जितना तेज वहां से हो सकता था अपने रिक्शा को वहां से भगाने लगता हूं। पर वहां से रिक्शा भगाते वक्त भी मैं अपने रिक्शा में उन भजनों को चालू ही रखता हूं और मन ही मन मैं सावरिया सेठ से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे सावरिया सेठ, अब तू ही मेरा सहारा है। लगभग आधे घंटे के बाद मैं एक रिहायशी इलाके में पहुंचता हूं और कुछ ही देर में मैं एक अस्पताल में जाकर वहां पर सबसे पहले तो अपने कान का इलाज करवाता हूं। उस वक्त उन अस्पताल वालों ने मुझसे पूछा भी
कि आपके साथ ये सब कैसे हुआ, तो मैं उस वक्त सोचता हूं कि अगर मैंने इनको ये बताया कि एक चुड़ावल ने मेरा कान काट दिया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से मैं उनको उस वक्त कोई और बहाना बना देता हूं। लेकिन जब मैं उस अस्पताल से निकलकर बाहर आता हूं तो उस वक्त मेरे रिक्शा में वो बैग रखा हुआ नहीं था और ना ही वहां पर उस लड़के की वो लाश थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर पर जाता हूं और अपनी बीवी को सारी बात बताता हूं। पर जैसे ही मैंने अपनी बीवी को यह बात बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और मुझसे कहती हैं कि मुझे पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि आज शायद आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे बार बार गलत गलत ख्याल आ रहे थे। इसी वजह से मैंने किट्टू से कहा था कि वो आपके साथ ही रहे और आपकी हर जगह पर रक्षा करें। अब किट्टू का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में ये नया किरदार कौन है और आखिर कोई किट्टू मुझे किसी चुड़ावल से कैसे बचा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज से लगभग 4 साल पहले मेरे एक बेटा हुआ था, लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी कि पैदा होने के 1 महीने बाद ही वो हम लोगों को छोड़कर चला गया था, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। पर मरने के बाद भी वो हम लोगों के सपने में आता था और हम लोगों से कहता था कि आई बाबा, मैं हमेशा आप लोगों के आसपास में ही रहूंगा। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे याद कर लेना। जब मुझे और मेरी घरवाली को ऐसे सपने आने लगे तो फिर हम लोग हमारी माता रानी के मंदिर में गए। वहां पर माता रानी ने हमको बताया कि तुम्हारे बेटे की मौत तो हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी रूह आज भी तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती है और वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हर खतरे से बचाकर रखेगी। अगर आप लोगों में से कोई गांव में से ये कहानी सुन रहा है तो उसको पता होगा कि मरने के बाद जो व्यक्ति अच्छा होता है और जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए होते हैं, या फिर पैदा होते ही किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे इंसान की आत्मा पितृ बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पितृ के बारे में सुना ही होगा। तो मेरे बेटे किट्टू की आत्मा भी हमारे घर में पितृ थी और हम उसे किसी भगवान की तरह ही पूजते और मानते थे। शायद उस दिन भी किट्टू की आत्मा ने ही मुझे उस चुड़ावल के चंगुल से छुड़ाया था। मैं आज तक भी मेरे बेटे का उस चीज के लिए एहसान नहीं भूल पाया हूं और उस दिन के बाद से मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया है कि मरने के बाद भी मेरा बेटा मेरे ही आसपास में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले नीरज कुमार हैं मोतिहारी से, असगर अली हैं गोरखनाथ से, विकास दुबे हैं यूपी से, अभिषेक कुकरेती हैं देहरादून उत्तराखंड से, निशांत बुद्धा हैं नेपाल से, आलमगीर हैं वेस्ट बंगाल से, तानिया हैं वेस्ट बंगाल से, अलीशा हैं वेस्ट बंगाल से, साफीक चौहान हैं मुंबई से, अमन हैं गोरखपुर से, वासुदेव हैं बिहार से, नीतीश निषाद हैं प्रयागराज से, नवीन कश्यप हैं हरियाणा से, प्रशांत हैं नासिक महाराष्ट्र से, सुखदेव, मुकेश गर्ग और रामनिवास हैं जोधपुर से, राशिद खान हैं भरतपुर राजस्थान से, ललित सागर हैं मध्य प्रदेश से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, शमीम अख्तर हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, रूपा हैं बिहार से, कार्तिक हैं महाराष्ट्र से, मनीषा सांदला हैं महाराष्ट्र से, राणा अजमल हैं यूके से, मंजीत और मुस्कान हैं रसिया से, करण लोहानी हैं दोहा कतर से, गौरी शंकर हैं उड़ीसा से, निशी शर्मा हैं शाहदरा दिल्ली से, मोहम्मद उमर हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से, करण सिंह हैं मध्य प्रदेश से, अनीता दास, दीप्ति दास और सुमित दास हैं भजनपुरा दिल्ली से, रॉकी हैं मुंबई से, सोनू हैं पंजाब से, अशोक ठाकुर हैं गुजरात से, राहुल गुप्ता हैं भजनपुरा दिल्ली से, आकाश हैं उत्तर प्रदेश से, राजश्री हैं मुंबई से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से, भास्कर, महेश और प्रिया हैं मुंबई से, मोतीलाल शर्मा हैं पंजाब से, विकास हैं मुंबई से, भोला हैं नेपाल से, गुलशन कुमार हैं दिल्ली से, नदीम हांडा हैं पंजाब से, आरती कवांचे हैं मध्य प्रदेश से, भीमजी भाई हैं गुजरात से, दीपक और प्रवीण हैं हिसार से, यशु जयंत संजय साबा हैं हिसार से, विशाल हैं नेपाल से, आकाश रॉय हैं कोटा से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, कृष्णा हैं उड़ीसा से, जीवन मोनिका हैं मणिपुर से, ध्रुव गोस्वामी हैं मुंबई से, शीला आदित्यनाथ हैं असम से, गौरव हैं महाराष्ट्र से,
अमित हैं पंजाब से, पूनम शर्मा हैं पंजाब से, अभिषेक विश्वकर्मा हैं प्रयागराज से, अंजू हैं चिड़ावा राजस्थान से, विकास जोशी हैं नेपाल से, रमेश कुमार हैं अमृतसर पंजाब से, वीरेंद्र हैं कुल्लू मनाली से, राजवीर बन्ना हैं दूदू से, लक्ष्य राज सिंह हैं उदयपुर से, क्षेत्रजीत और प्रियंका हैं उड़ीसा से, रोहित राज हैं बिहार से, साक्षी हैं प्रयागराज से, सुरेश हैं असम से, अनिल हैं मुंबई से, कल्पना है महाराष्ट्र से, अहमद है महाराष्ट्र से, खुशी है मोतीबाग दिल्ली से, मुस्कान है हिमाचल से, विजय यादव हैं फरीदाबाद हरियाणा से, कृपकरण है बेंगलुरु से, मारिया हैं सिंगापुर से, अलादीन हैं कोलकाता से, इलियास हुसैन हैं उदयपुर राजस्थान से, पूर्णचंद हैं बालोतरा राजस्थान से, शिवपाल सिंह हैं उत्तर प्रदेश से, रामेश्वर हैं महाराष्ट्र से, शेर सिंह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, विशाल राणा हैं पंजाब से, राजू वर्कर हैं मुंबई से, कुलदीप हैं असम से, अविनाश कुमार हैं पटना से, फैज मौसम हैं फरीदाबाद दिल्ली से, सचिन पहलवान हैं हरियाणा से, तेजल हैं गुजरात से, राजेंद्र हैं उड़ीसा से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, सीमा रावत हैं गुजरात से, हाकम सिंह हैं इटली से, सोम भाई हैं गुजरात से, मनीषा हैं राजस्थान से, मोनिशा हैं दिल्ली से, अलीशा जिद हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, रवि हैं सूरत गुजरात से, काशिफ खान और सना खान हैं उत्तर प्रदेश से, सदानंद नायक हैं उड़ीसा से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, मिस्टर मलिक हैं दिल्ली से, दिनेश हैं मध्य प्रदेश से, रमेश चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, रवि हैं पुणे से, लादू चौधरी हैं लुधियाना से, जी के मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, और सबसे लास्ट में राम गुर्जर हैं इंदौर से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो